हाय एवरीवन। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज के सेशन में हम एक ऐसे पीरियड की बात करने वाले हैं जो कि इंग्लैंड की हिस्ट्री में बहुत उथल पुथल से भरा हुआ समय था। ये जो आप डेट देख रहे हैं 1649 से लेकर के 1660 की, अगर इसको हम कर दें 1642 से लेकर के 1660, तब एग्जैक्ट हिस्ट्री जो है आपको बताएगी कि इस समय इंग्लैंड में इतनी ज़्यादा उथल पुथल थी कि राजा रानी और जो राजघराने के लोग थे वो तक अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अचानक से क्या हुआ था कि राजा की मनमानियों की वजह से और जनता के उससे संतुष्ट ना होने की वजह से कॉमनवेल्थ एक रिजीम वहाँ पर लाने की कोशिश की गई राजा को हटाने के बाद में। यानी जो चार्ल्स फर्स्ट 1625 से बैठे थे आपके आकर के गद्दी पर, उनको हटा करके लोग चाह रहे थे कि अब वो हमें राजशाही नहीं चाहिए, अब हमें हमारे द्वारा ही कोई सरकार चुनी जानी चाहिए जो हम पर राज करे, यानी हमारी समस्याओं को सुने, उन्हें हल करे, बहुत सारी चीज़ें। अब वो इसमें दो तीन चीज़ें क्या हैं कि जैसे राजा जो थे इन्होंने एक एक्ट लाया कि कोई भी लेखक या कोई भी पोएट यानी ऑथर वो अपने मन से अपनी लिखी हुई किसी भी चीज़ को छपवा नहीं सकता है बिना सेंसरशिप के। यानी ये ऐसा नियम था कि पहले गवर्नमेंट या जो एनार्की है, जो राजशाही है उस वक्त की, जो एनार्की का रूप ले चुकी थी, वो जब तक उसको वेरीफाई नहीं करेगी तब तक उससे नहीं छपवा सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ डाइवोर्स के जो नियम थे वो भी बहुत ज़्यादा कठिन थे, जिससे ख़ुद जॉन मिल्टन जो इस एज के प्रोमिनेंट ऑथर हैं वो भी उससे जूझ रहे थे। कल अपना पिछले सेशन में अपन ने इसकी बात की थी। और जब ये 1642 का अगर आप लिटरेचर की बात करिए तो 1642 में जब ये सिविल वॉर शुरू हुआ, ये वर्ड अक्सर आपको इस दौर के लिए पढ़ने को मिलेगा। सिविल वॉर जब ये शुरू हुआ है 1642 में तो थिएटर भी क्लोज कर दिए गए। अब पब्लिक और फ्री हो गई। पहले तो ड्रामों में कोई मस्त है, कोई कहीं मस्त है। देखिए, एक बहुत पॉइंट की बात आपको क्या बताएं कि जो रोमन किंग्स थे ना वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, उनके हिसाब से जो अच्छी थी, कि आप वो लोगों को खाना मत दीजिए, उन्हें रोज़गार मत दीजिए, उनको आप सर्कस दिखाते रहिए, उनको खेल कूद दिखाते रहिए। आप देखते होंगे कि जो आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं जैसे ग्लैडिएटर है या आप ट्रॉय देखेंगे, इस तरह की जो मूवीज़ हैं उसमें आपको बेन हर एक मूवी है, इस तरह की जो मूवीज़ आप देखेंगे ना उसमें आपको एक बड़ा सा स्टेडियम दिखाई देता है, उसके चारों तरफ हज़ारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाती है। तो ये इसी के लिए बनाया गया था कि पब्लिक को, आम लोगों को जो है खेल में, सर्कस में उलझा दीजिए और अपने मनमानी से शासन करिए। बुरे को भी अच्छा कह दीजिए तो लोग मान जाएंगे, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है सोचने की कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मनमाने टैक्स लगा दीजिए, मनमाने कानून बना दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो ये रोमन किंग्स कहते थे, जो बात आज भी लागू होती है, कि आप पब्लिक को खाना मत दीजिए, ना तो उनको रोज़गार दीजिए, उनको खेल दिखाते रहिए और उनको सर्कस दिखाते रहिए। आज के दौर में आप देखिएगा तो दुनिया में जो पर्सपेक्टिव आप देख रहे हैं ना इस समय गेम्स के लिए, जैसे आप बात करिए क्रिकेट की, इंडिया में स्पेशली आईपीएल की बात करिए, उस दौरान जो हमारे आज के नवयुवक हैं जिनको हम जेंजी कहने लगे हैं आजकल, जो बड़ा अच्छा वर्ड है, वो सारे के सारे उसी में लग जाते हैं। और ना तो उनको अपने रोज़गार, ना तो उनको अपने काम, ना धंधे, किसी की फुर्सत ही नहीं है, ना तो अपने माँ बाप, ना अपने घर के बारे में सोचने के लिए। वर्ल्ड लेवल पे आप देखिए तो फुटबॉल एक गेम है जिसमें लोग जो है करोड़ों की तादाद में दीवाने हो जाते हैं। अभी फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ जो स्पेन ने जीता है। तो ये आप रोमन किंग्स की जो ये बात थी ना, आप कभी भी हिस्ट्री पढ़िए, उसको अप्लाई करके देखिएगा, वो बात आपको सच नज़र आएगी। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों से पब्लिक ऊब गई थी। तो वो इनके जो लीडर थे वो थे हमारे रिचर्ड क्रॉमवेल। वो इनको लीड कर रहे थे कि अब इस राजा को गद्दी से हटा के फेंक देना है और कॉमनवेल्थ रिजीम यानी जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनको जो है शासन देना है, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है? तो इसकी थोड़ी सी एक बात थी। आप इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए।
द कॉमनवेल्थ पीरियड, ये जो कॉमनवेल्थ पीरियड है जिसको हम प्यूरिटन इंटेग्रम भी कहते हैं, इन इंग्लिश लिटरेचर रिफर्स टू द ईयर्स 1649 से 1660, यानी 1649 से 1660 के बीच का जो पीरियड है वो इंग्लिश लिटरेचर में कॉमनवेल्थ पीरियड कहलाता है। व्हेन इंग्लैंड वॉज गवर्नड एज अ रिपब्लिक, जब वो इंग्लैंड को एज अ रिपब्लिक की तरह शासित किया गया। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड करके, शायद उसकी पत्नी को भी बीहेडेड किया गया था और उसका जो सलाहकार था मेन उसको भी बीहेडेड कर दिया गया था। द कंट्री वॉज रूल्ड फर्स्ट बाई पार्लियामेंट, पहले देश को पार्लियामेंट ने चलाया, एंड लेटर बाई, अच्छा रिचर्ड नहीं, रिचर्ड इसके बेटे का नाम था, ठीक, कल वाले सेशन में भी ये मिस्टेक हुई तो उसके लिए सॉरी। ओलिवर क्रॉमवेल नाम था जो ये लीडर थे। इनका बेटा जो, जब इनकी डेथ होती है 1658 में, फिर 1658 से 1660 तक रिचर्ड क्रॉमवेल जो इनका बेटा था वो फिर कुछ दिन जो है वो इंग्लैंड को संभालता है। ठीक है, चलिए, छोटी सी मिस्टेक है, छोटी भी कह सकते हैं, बड़ी भी, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता तो वहाँ पर आप रिचर्ड को लिख देते, सॉरी इसके लिए। दिस पीरियड फॉलोड द सिविल वॉर, इस पीरियड के आने से पहले क्या था, सिविल वॉर छिड़ चुका था 1642 में। एंडेड विथ द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की एंड 1660, और ये देखिए सिविल वॉर हुआ, फिर इसके बाद ये कॉमनवेल्थ पीरियड यानी प्यूरिटन इंटेग्रम आया 11 साल के लिए। फिर इस प्यूरिटन इंटेग्रम या कॉमनवेल्थ का अंत हुआ 1660 में, जब चार्ल्स सेकेंड को बुलाया गया और उन्हें गद्दी पर बिठाया गया। ठीक है, और इसी के साथ फिर थिएटर वगैरह भी खुल जाते हैं। और ये जब आए थे तो ये भी अपने ही रंग में, अलग फैशन में, अलग तरह की बातचीत में मगन थे। तो कभी भी जो राजा हुए हैं ना, अक्सर केसेस में आप देखेंगे सब जो है अपने मन के मालिक ही रहे हैं। बहुत कम मिलेंगे आपको जिन्होंने एक्चुअल में पब्लिक के लिए कुछ किया है या उनके लिए कुछ सोचा है। समरी देखिए, लिटरेचर ऑफ दिस एज, इस एज की जो लिटरेचर है वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्यूरिटन आइडियल्स, प्यूरिटन आइडियल्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। राइटर्स फोकस्ड ऑन रिलीजियन, जो राइटर्स थे वो रिलीजियन पर, मोरालिटी पर, पॉलिटिक्स पर और सोशल रिफॉर्म, ये जो प्यूरिटन आपके आइडियल्स हैं ना वो यही है, और इन्हीं पर सारे ऑथर्स का फोकस था। थिएटर्स वर क्लोज्ड, थिएटर भी बंद कर दिए गए बाय द प्यूरिटन्स, प्यूरिटन्स के द्वारा, लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन ड्रामा, जिसकी वजह से ड्रामा में आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोज, पॉलिटिकल पैम्फलेट्स एंड रिलीजियस राइटिंग्स फ्लरिश्ड, प्रोज भी फ्लरिश हुई, पॉलिटिकल पैम्फलेट्स जिसमें आपके जॉन मिल्टन का कोई दूसरा सानी आपको लिटरेचर में देखने को नहीं मिलेगा, ये पैम्फलेट्स भी हमने देखे, रिलीजियस राइटिंग्स भी यहाँ पर देखने को मिली। एक पादरी थे हॉल करके, वो कुछ लिखते थे फिर उसका जवाब मिल्टन देते थे, फिर वो जवाब देते थे फिर मिल्टन उसका जवाब देते थे। तो ये इस तरह से भी बहुत सारे पंफलेट देखने को मिलेंगे आपको। और डाइवोर्स ट्रैक्ट्स भी जो मिल्टन ने 5 लिखे हैं वो भी इसी दौर में देखने को मिलते हैं। द पीरियड प्रिपेयर्ड वे फॉर द रेस्टोरेशन एज, इस पीरियड ने रेस्टोरेशन एज के लिए एक रास्ता बना दिया था। ठीक है, मेजर ऑथर्स देखेंगे। चलिए, मेजर ऑथर्स को देखने से पहले एक काम की चीज़ आपको बता दें कि जिस पीडीएफ से आप ये तैयारी कर रहे हैं या जो भी क्लासेस हम आपको लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, इनकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं और इसके अलावा ग्रामर अगर आप बहुत अच्छे मन से यानी सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिर आपको एक अच्छे कंटेंट, अच्छे मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। तो हमने कोशिश करी है, ग्रामर का हमने अलग पीडीएफ तैयार किया है। टीजीटी और पीजीटी लिटरेचर के जो राइटर्स हैं और लिटरेरी टर्म्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, वोकैब्स हैं, आपके वोकैब्स में सारे कुछ एंटोनाइम, सिनोनाइम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो टीजीटी के लिए आपको ओनली पे करना है 299, पीजीटी के लिए 399 और ग्रामर के लिए आपको 299। पीडीएफ फॉर्म में ये सारा कुछ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। इनको लेने के लिए आपको क्या करना है, किस तरह से आपको मिलेंगे, ये मेन सवाल हो सकता है। तो 9838818140, इसमें आप हमें व्हाट्सअप करिए। ठीक है, नाम लिख दीजिए, अपने कोर्स का नाम लिख दीजिए और ज़िला चाहें तो लिख दें। हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको एक यहाँ से क्यूआर कोड सेंड करेंगे। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे अगले ही पल आपके पास आपकी पीडीएफ पहुँच जाएगी। और जब आप देखिए पीडीएफ तो देख ही रहे हमने, बिल्कुल आसान भाषा में एआई की मदद से इसको बनाया है।
क्योंकि ज़्यादातर जो आप पेपर देख रहे हैं ना उसमें अक्सर क्वेश्चन आपको एआई बेस्ड भी मिल रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए ये थोड़ी सी बात थी आपके मतलब की। अब आ जाइए मेजर ऑथर्स एंड दियर इम्पोर्टेंट वर्क्स। जॉन मिल्टन हम जानते ही हैं कि कैरोलिन एज में और आपके कॉमनवेल्थ पीरियड में और इसके अलावा रेस्टोरेशन पीरियड के कुछ सालों में शुरुआत के जॉन मिल्टन मौजूद रहे। और कहिए कि रेस्टोरेशन पीरियड में ही जैसे इन्होंने देखिए कैरोलिन एज में लिसिडस लिखा, महान एक वर्क है, पेस्टोरल एलेजी है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है 1637 में जिसको लिखा था इन्होंने। ठीक है, अगर आप वो सिविल वॉर की बात करिए तो वहाँ पर इन्होंने डाइवोर्स पम्फलेट्स या ट्रैक्ट्स लिखे। इसके अलावा इन्होंने एरियोपेजिटिका 1644 में लिखा, ऑफ एजुकेशन 1644 में लिखा। 1652 में जब ये अंधे हुए तो उस दौरान इन्होंने ऑन इज ब्लाइंडनेस लिखा। ये सब किसकी बात है? ये आपका 52 जब लगा तो मतलब कॉमनवेल्थ पीरियड आ गया, और जो ऑफ एजुकेशन और एरियोपेजिटिका जो है जो आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस पर आधारित थी, यानी जो ये एक्ट लाया गया था कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी छाप नहीं सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने लिखी थी। तो ये आपको देखने को मिलेगा सिविल वार के दौरान। अब जब ये रेस्टोरेशन पीरियड आता है तो मिल्टन क्या करते हैं, 1665 से 1667 के बीच में अपना मास्टरपीस लिखते हैं, और वो क्या था? द पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है भाई, ये इनका मास्टरपीस है, बल्कि ये कहिए कि इंग्लिश लिटरेचर के मास्टरपीस में से एक है ये। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये था कि जो जॉन मिल्टन है वो आपको कहाँ तक देखने को मिलेंगे? कैरोलिन में भी मिलेंगे, आपको सिविल वॉर के दौरान भी मिलेंगे जिसमें बहुत अहम रोल रहा है इनका। इन्होंने कई पम्फलेट लिखे कॉमनवेल्थ रिजीम के फेवर में, और कहिए कि राजा के मुखालफत में या उसके ख़िलाफ़। तो ये जो जॉन मिल्टन है हमारे, ये आपको कहना चाहिए कि ग्रेटेस्ट ऑथर्स या पोएट्स में से एक हैं इंग्लिश लिटरेचर के ऑफ ऑल टाइम। द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ कॉमनवेल्थ पीरियड। इनको तो इस लाइन में कह दिया गया कि कॉमनवेल्थ के ग्रेटेस्ट थे, लेकिन आप जब इनको पढ़ेंगे ना, इनकी जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, इनके संघर्ष को पढ़ेंगे, ज़बरदस्त पर्सनालिटी आपके सामने आएगी। शेक्सपियर से भी शायद ऊपर निकल जाएंगे ये। चलिए इंपॉर्टेंट वर्क देख लीजिए। एरियोपेजिटिका है, डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, ये भाई बात की अपन ने। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, ये भी इन्होंने लिखा था। जस्टिफाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ टायरेंट रूलर्स, ये शायद इन्होंने 1649 या 50 में लिखा होगा। और इन्होंने जो चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन था उसको जस्टिफाई किया था। ठीक है, अब आ जाइए इस मास्टरपीस की बात करेंगे। पैराडाइज लॉस्ट एपिक पोयम है ऑन द फॉल ऑफ मैन। पैराडाइज रिगेन इन्होंने लिखी, और सैमसन एगेनिस्टिस एक और महान कृति है इनकी है। टॉमस हॉब्स आपको देखने के मिलेंगे, इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं लेविएथन, अ पॉलिटिकल ट्रेटाइज एडवोकेटिंग स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, यानी जो कहा गया है कि शासन में एक कोई अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो सेंटर में हो, जो सबको कंट्रोल करे। एंड्रयू मार्वेल आपको देखने को मिलेंगे, इनके इंपॉर्टेंट वर्क टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, द गार्डन एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, आइजैक वॉल्टन आपको देखने को मिलेंगे, द कंप्लीट एंगलर, अ फेमस प्रोज वर्क ऑन फिशिंग एंड रूरल लाइफ। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अपन कॉमनवेल्थ लिटरेचर की। डोमिनेंस ऑफ प्यूरिटन थॉट, यानी इसमें रिलीजियस की बात की जाएगी, मॉरलिटी की बात की जाएगी, समाज सुधार की बात की जाएगी। फर्जी बात नहीं की जाएगी कि बस रोमियो और जूलियट आ गए और उन्हीं में एक ट्रेजिडी हो गई तो उसी में लोग जो है आंसू बहा रहे बैठे, नहीं, असली बात जो है वो करी जाएगी। सीरियस एंड मोरल टोन आपको देखने को मिलेगी। ग्रोथ ऑफ प्रोज एंड पॉलिटिकल राइटिंग देखने को मिलेगी आपको, यानी प्रोज किसके थ्रू ग्रो करी है, जो हमने अभी पढ़ा ना, पंफलेट से लिखे गए, ट्रैक्ट से लिखे गए, तो प्रोज को भी नए आयाम मिले। रिलीजियस कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स, कंट्रोवर्सीज रिलीजियस और डिबेट किसके बीच हुई थी? क्या कहिए उसको, प्रीस्ट हॉल और आपके जॉन मिल्टन के बीच में। डिक्लाइन ऑफ थिएटर एंड ड्रामेटिक लिटरेचर, क्योंकि थिएटर 1642 में बंद कर दिए गए थे, तो ड्रामा का डिक्लाइन जो है वो बिल्कुल साफ दिख रहा था कि जब प्ले ही नहीं होंगे ड्रामा तो कौन उनको पढ़ेगा या देखेगा, और कैसे वो आगे बढ़ेंगे। ड्रामेटिक लिटरेचर में भी गिरावट देखने को मिलती है। अब आ जाइए, देखिए जैसे कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जो हमने ये डिज़ाइन की है ना पीडीएफ, पहले तो आपको पूरा हमने टॉपिक कवर कर दिया जो अपन कवर करते हुए आए।
अब यहाँ पर जो लास्ट में हमने क्या किया है कि वन लाइनर एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स भी आपके लिए ले आए हैं, जो आपके पूरे टॉपिक को एक बार 2 से 4 मिनट में रिवाइज करवा देते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है आपका इस पीडीएफ में कि पूरा टॉपिक पढ़ के आइए, लास्ट में रिवीजन कर लीजिए, और जब पेपर का समय आएगा आपके तो ये वन लाइनर ही आपके लिए बिल्कुल ये कहिए कि पैरेसिया का काम करेंगे, यानी आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। पीरियड 1649 से 1660 अपन ने पढ़ा। ऑल्सो कॉल्ड प्यूरिटन एज, ऑल्सो कॉल्ड प्यूरिटन इंटीग्रम, ठीक है। रूलर कौन है? ओलिवर क्रॉमवेल है, और साथ में इनके बेटे रिचर्ड क्रॉमवेल। और रिचर्ड क्रॉमवेल हमने आपको बताया कि ये 1658 में गद्दी पर बैठे थे और 1660 तक रहे थे। 1658 से 1660 ओलिवर क्रॉमवेल अपने पिता की मौत के बाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर कौन है? जॉन मिल्टन है। इन्हीं को जो है सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस या अफेयर्स कुछ बनाया गया था। फेमस प्रोज वर्क एरियोपेजिटिका, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लिखी गई थी। फेमस पॉलिटिकल ट्रीटाइज लेविएथन बाय टॉमस हॉब्स, ये भी इस दौर का एक अच्छा वर्क है। थिएटर्स वर क्लोज्ड ड्यूरिंग द प्यूरिटन रूल, प्यूरिटन रूल के दौरान थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, ठीक है भाई। रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन 1660, और जब 1660 में चार्ल्स सेकंड को गद्दी पर बिठाया गया तो इसने जो है कॉमनवेल्थ पीरियड का अंत कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। कंक्लूजन में आ गए हैं अपन। द कॉमनवेल्थ पीरियड वाज अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अपहीवल। ये जो कॉमनवेल्थ पीरियड है ना, ये राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरह की कहिए के बातों के लिए क्या था, बहुत उथल पुथल का समय था ये। दो ड्रामा डिक्लाइन, यद्यपि ड्रामा तो डिक्लाइन हुआ लेकिन प्रोज, पॉलिटिकल थॉट एंड रिलीजियस लिटरेचर फ्लरिश्ड। लेकिन जो प्रोज है और जो पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक जो विचार है ना, और साथ में धार्मिक जो लिटरेचर है वो फ्लरिश किए इस दौर में। द एज इज रिमेंबर्ड चीफली फॉर जॉन मिल्टन, इसे जॉन मिल्टन के लिए स्पेशली याद किया जाता है। हुज वर्क्स रिमेन एमंग द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर, जिनके वर्क इंग्लिश लिटरेचर में आज भी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माने जाते हैं। वही हमने बात करी ना आपसे कि बहुत संघर्षमय जीवन बिताते हुए इन्होंने अपना मकाम बनाया है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है भाई। तो आने वाले सेशंस में हम देखेंगे द न्यू क्लासिकल पीरियड, और हम कोशिश करेंगे कि अगर इसको एक ही वीडियो में कर पाएँ 50 से 60 मिनट में अगर हो पाया तो देख लेंगे, नहीं तो इसको 2-3 भागों में अपन डिवाइड कर लेंगे, जिस तरह इसमें और सब डिवीज़न है वैसे, ठीक है भाई। चलिए, ये था आज का सेशन आपके सामने। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आपकी एक मतलब की बात, टीजीटी पीजीटी और ग्रामर तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आइए विजिट करिए और उनसे अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, ठीक है भाई। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए, बिना समय गंवाएं अपनी तैयारी में लग जाइए। बड़ी वैकेंसी आ रही है, आपको टीजीटी देखने को मिलने वाली है 17,740 सीट्स पोस्ट के साथ, और पीजीटी आपको देखने मिलने वाली है 2615 सीट्स के साथ में। काफ़ी बड़ा नंबर है। इस बार आप अगर चूके तो थोड़ा सा आप फिर समझ सकते हैं कि आपको मौका दूसरा इतना बड़ा मिलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है भाई। तो बस तैयारी में लग जाइए। कुछ समस्या है तो हमें आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी आपको मुश्किल आती है वहाँ पर आ जाइए, बताइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और बहुत सारे लोग लिटरेचर को पढ़ने वाले हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जुड़ करके भी आप अपने डाउट्स को, अपनी किसी लिटरेचर से रिलेटेड तैयारी को, ग्रामर से रिलेटेड तैयारी को वहाँ पूछ सकते हैं कि किस तरह से स्टेप वाइज आप तैयारी करें। हम भी आपकी मदद करेंगे, और जो हमारे साथ अनुभवी टीचर्स भविष्य के जुड़े हुए हैं ना, वो भी आपको अच्छा सा मार्गदर्शन देंगे, ठीक है भाई। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।